मनोज जी का परिचय मैं करवा दूं। इनका चैनल है और हनुमान जी की भक्ति के ऊपर है, और मेरा पहले पॉडकास्ट कर चुके हैं ये और पहले पत्रकार भी थे। बड़े तर्क वाले हैं और धर्म के ऊपर इतना तर्क करते हैं कि लाजवाब। ओम सूर्य सौर्यम तेंदेरु उच्च पदमीम सन मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुद्धो गुरश्च गुरुताम शुक्रः सुखं सन्नः शनिः राहु बाहु बलं करोति सततमः केतु कुलश्च उन्नतिम्। ओम ज्योति जया डवास ज्योतिष सम्मेलन सफलता हेतु नवग्रह देवताभ्यो नमः। ज्योति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका प्रोग्राम बहुत सफल हो गया, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको। ज्योति जी का एक सबसे पहले प्रोग्राम हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर। मुझे लगता है पहला प्रोग्राम था राणा जी, पहला था 2017-18 में हुआ था। बहुत ही शानदार प्रोग्राम था, और वहां एक बहुत बड़ा हॉल था यूनिवर्सिटी का, उसमें हुआ था। इतना बढ़िया मैनेजमेंट है इनका और बहुत हम्बल हैं। आज जितने प्रोग्राम ज्योतिष के हो रहे हैं, मुझे लगता है सबसे सफल प्रोग्राम यही है। इसलिए ज्योति जी, आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि कुमार गणेश जी, जो हिंदुस्तान के सबसे सीनियर अंक शास्त्री हैं, बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, राष्ट्रपति भवन में सीधी एंट्री है इनकी। जो भी राष्ट्रपति रहे हैं और बड़े बड़े मिनिस्टर, सब लोग इनसे कंसल्टेशन लेते हैं। बहुत शानदार व्यक्तित्व है, हमारे बड़े पुराने साथी हैं। पता नहीं कितनी 15-20 किताबें लिखी थी, मुझे भेजी थी 13 किताबें न्यूमरोलॉजी के ऊपर, भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों पर लिखी हैं। और मैं आपके सम्मेलन में गया था, बड़ा बुद्धिजीवी लोगों का एक विशाल सम्मेलन था। सारे पत्रकार, राइटर, नाटककार, मैं तो हिल गया। पहली बार मैंने इस प्रकार का प्रोग्राम देखा था। पीपीएस राणा जी अंक प्रश्न शास्त्री हैं, और इनके साथ ही दोनों की टक्कर में जोशी जी एसके जोशी जी जोधपुर वाले, वो भी बहुत जबरदस्त प्रश्नशास्त्री हैं। मंच पर उपस्थित नीलम जी, मुझे लगता है सबसे वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरी स्टूडेंट भी हैं। 20-25 साल का शायद अनुभव है, बहुत 2000 बैच की शायद स्टूडेंट रही हैं। अलका जी, मेरे सामने उपस्थित दिलीप अवस्थी जी, यहां पर एक बार खड़े हो जाएं दिलीप जी। बहुत अच्छे इंसान हैं और सम्मेलन कराते हैं अभी, और 8 और 9 तारीख को सितंबर में जयपुर के अंदर सम्मेलन है। अभी पहले द्वारका में भी हुआ था, द्वारका गुजरात में, बहुत ही शानदार सम्मेलन था। राजेश जी को आप सुन सकें, राजेश जी आप भी एक बार खड़े हो जाएं। 12 जनवरी को 2025 में बहुत शानदार एक भव्य सम्मेलन होने वाला है, उसके ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर DK जैन, हमारे मित्र हैं और बड़े ज्ञानी हैं। और मेरे सामने उपस्थित यहाँ पर सभी ज्योतिष बंधुओं, ज्योतिष जगत में इसमें कोई दो राय नहीं है, ज्योतिष ब्रह्मा जी की विद्या है। ब्रह्मा जी ने इस विद्या को हमें दिया है और मनुष्य जीवन के लिए दिया है इसको। जब मनुष्य इस दुनिया में आए, सभी योनियां आई, तो सबको बेचैनी थी, और मनुष्य और देवताओं को सबसे ज्यादा बेचैनी थी।
बेचैनी ये थी कि हम इतना नाम तो कमा लिया, इसका परिणाम क्या है? मैं इतनी भागदौड़ कर रहा हूं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर, अंत में मेरा होगा क्या? अब ये बेचैनी मुझे टेंशन क्रिएट करती है। पैसा कमा लिया, शोहरत कमा ली, गाड़ियां ले ली, कोठी हो गई, इसके बाद क्या होगा? ये प्रॉब्लम देवताओं को भी थी और ये प्रॉब्लम मनुष्यों को भी थी कि यार अब भी अंबानी ने 5,000 करोड़ रुपए लगा दिए शादी में, अब इसके बाद अंबानी जी जब जाएंगे तो इस 5,000 करोड़ और साथ में जो हजारों लाखों करोड़ रुपया, इसका क्या होगा? कभी कभी जब तुम बीमार होते होंगे ना, तब बेचैनी होती होगी, या इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, या कहीं बच्चे कहीं खराब तो नहीं कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कोई लेके भाग जाएगा, कब्जा करके जाएगा। ये बेचैनी मनुष्य को आई, बड़े बड़े विद्वानों को आई, और फिर वो देवताओं के पास गए। ये बेचैनी देवताओं को भी थी। उन्होंने कहा हमें तो कुछ पता ही नहीं। उन्होंने कहा आप भी चलो और हम भी चलते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई है। फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, मनुष्य योनि के वो योगी और साथ में देवता, और सामने ब्रह्मा जी के सामने अर्जी लगाते हैं कि आपने सृष्टि तो बना दी, लेकिन जो हम इतनी मेहनत करते हैं ना, मरने के बाद हमारा होगा क्या? ये जो प्रॉपर्टी है, क्या इसको देख सकते हैं? क्या बच्चों को देख सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे पता था तुम लोग आओगे। कहा देखो भाई ज्योतिषियों, तुम्हारे लिए तो मैं ज्योतिष दे रहा हूं। तुम ज्योतिष के माध्यम से अपना पिछला जन्म, अगला जन्म और ये जन्म कैसा चलने वाला है ये देख सकते हो। और देवताओं को कहा कि भाई आप लोग योग के माध्यम से अपना सब कुछ देख सकते हो कि तुम कब तक देवता रहने वाले हो और उसके बाद तुम्हें आगे क्या होने वाला है। फिर वहां पर लोगों ने कहा कि जी क्या हम आगे भी हमें प्रमोशन मिल सकती है, हम देवता योनि में जा सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा जा सकते हो। उन्होंने कहा पहले तुम्हें ज्योतिष ज्ञान को समझना होगा। अगर आप ज्योतिष के ज्ञान को समझ जाते हो, इस यूनिवर्स को समझ जाते हो, इस ब्रह्मांड को समझ जाते हो, ग्रह क्यों बने, किसने बनाए, इन ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, ये ग्रह घूमते कैसे, इनको घुमाता कौन है, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा सूर्य, इतना बड़ा चंद्रमा, ये बिना किसी सपोर्ट के कैसे हवा में खड़े हुए हैं। जब आपके दिमाग में ये बात आनी शुरू हो जाएगी ना, तो समझ लो आपका त्रिनेत्रोपण होने वाला है। और जब आपका त्रिनेत्रोपण होगा तो समझ लो आप टॉप के ज्योतिषी बनोगे। और जब ज्योतिषी बनोगे तो इस ब्रह्मांड को जानोगे। ब्रह्मांड को जानने के बाद तुम्हें अपने अंदर मन को जानोगे। अंतर मन को जानना, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, वेद का वाक्य है। ये जो शरीर है ना, ये एक लिंग है, वो वाला लिंग नहीं जो हमें बेधर्मी लोग बोलते हैं तो शिवलिंग की पूजा करते हैं। उन मूर्खों को यह नहीं पता कि इस लिंग का मतलब क्या है, इसको लिंग क्यों बोला गया है। हमें तो लोग बहुत सारे हमारे ऊपर आरोप लगाते थे ये तो लिंग की पूजा करते हैं। मूर्ख हैं वो। वेद और उपनिषद ये कहते हैं जब बीज की उत्पत्ति होती है ना, इसी रूप में होती है, लिंग के रूप में। आप कोई भी बीज डालो, जब वो उदय होगा ना, वो इसी रूप में आता है। आप गेहूं डाल दो, आप आम डाल दो, जामुन डाल दो, उसका उगने का तरीका यही होता है, एलिप्सिकल, अंडाकार होता है। इसलिए हमारे यहां वेदों में इसको बोला गया यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ऊपर जो घटना घटित होगी यहां पर, उस घटना का प्रभाव मेरे शरीर के ऊपर है। अगर वहां पर ग्रह टकरा गया तो यहां भी टकराएगा। अगर वहां पर तकलीफ हो गई तो यहां भी तकलीफ होगी। यहां से ज्योतिष की शुरुआत होती है, यहां से आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतनी दूर शनि है, तुम्हारे ऊपर गिर गया ना कचूमन निकाल देगा। मुझे हंसी आती है इन लोगों के ऊपर, इन बाबाओं के ऊपर। ये पहनते हैं भगवा और इनको एक धेले की इतनी सी नॉलेज नहीं है कि शनि गिर नहीं सकता पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि शनि की ऑर्बिट बहुत दूर है।
अनपढ़ जाहिलों को यह नहीं पता कि शनि इतनी दूर है और वो पृथ्वी के ऊपर कैसे गिर जाएगा। फिर बोलते हैं पाकिस्तान वालों पे शनि नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? नवाज शरीफ पे 7.5 की लगी थी, 7.5 साल बाहर रहा था कि नहीं रहा था? उससे पहले भी बहुत सारे लोगों पे लगी, उनकी कुंडलियां रिसर्च करके देखो। इसलिए मित्रों, ज्योतिष विज्ञान ना बड़ा पवित्र विज्ञान है। इसके ऊपर कुठाराघात हमला होते रहते हैं, और होते इसलिए हैं कि हम उनको सही जवाब देने में सक्षम नहीं हैं। आज कोई भी तर्कशास्त्री सामने हमारे क्यों नहीं आ रहा? पहले, आज से 15 साल पहले तो रोज ज्योतिष की धज्जियां उड़ती थी, ये पाखंडी, वो पाखंडी, फलाना पाखंडी। हमने कहा अब आओ कोई कहे पाखंडी, क्योंकि हमने यूनिवर्स को रिसर्च किया है। आज मैं ये बातें इसलिए बताई हैं, आप सब ज्योतिषी हैं, आपके ऊपर प्रभु मेहरबान है, आपको कोई खरीद नहीं सकता। आपको अपने कस्टमर बनाने हैं, आपको अपना काम अपना तैयार करना है, आपको अपनी खेती खुद तैयार करनी है। वो जो ऐप आ रही है ना बहुत सारी, फलाना सेज, फलाना जेक, फलाना ये, फलाना, आप लोगों का शोषण कर रहे हैं वो लोग। मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे को बोलते हैं 10 लाख रुपए महीने ले लो, खाली फोटो लगाने दो। मैं करना ज्योतिष का अन्याय नहीं होने दूंगा मरते दम तक, मैंने कहा। ये हमारे दुश्मन है। क्या है? ये कोई ज्योतिषी नहीं है, ये ज्योतिष का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, आपका दोहन कर रहे हैं। आपका 50% 40% काट करके आपको झूठ बोलने के लिए मजबूर करते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलने के लिए मजबूर कर रखा है आप लोगों को। और जब मुझे लोग बताते हैं कि इन ऐप वालों ने हमारा नाश कर रखा है, इसलिए आप बड़े विद्वान हो, प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आप अपने पैरों पर खड़े होइए और इन लोगों के रैकेट से बाहर आने की जरूरत है। अगर आपके ज्ञान में ताकत होगी ना, आप गंगा जमुना के किनारे बैठोगे, लोग वहां पे भी आएंगे। मित्रों, ज्योति जी का प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी में हुआ था ना, वहां पर मैं अपने उद्बोधन में आधी चीजें बता पाया था तो टाइम हो गया था, और वो 7-8 साल पुरानी बात है। लेकिन मैंने उस समय कमिटमेंट किया था ज्योति जी को, मैं जब तुम्हारा बढ़िया दोबारा प्रोग्राम होगा ना, मैं उस टॉपिक को वहीं से शुरू करूंगा। तो आज का टॉपिक है, आपका ये जो शरीर है ना, ये 27 नक्षत्रों में बटा हुआ है। अंतरिक्ष में 27 नक्षत्र हैं इस तरीके से, इनके ऊपर ग्रहों का मूवमेंट है जैसे लाइट है। उन नक्षत्रों पर कोई ग्रह चलता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होता है, आज मैं ये बताने वाला हूं, क्योंकि ये अधूरा टॉपिक रह गया था और मैंने कमिटमेंट की थी कि जब दोबारा आपका बहुत बढ़िया सम्मेलन होगा, सम्मेलन तो हमेशा अच्छे हुए हैं, तो ध्यान के साथ आप सुने। नक्षत्र फलादेश का बेस्ट तरीका आज मैं बताने वाला हूं। राशियों की जानकारी तो आपको मानविंदर देते रहते हैं। हमारा जो ये शरीर है ना, ये 27 जगह में बटा हुआ है और 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी और भरणी कृतिका। हम कृतिका से शुरू करेंगे और उसके बाद कृतिका नक्षत्र का अंतरिक्ष के साथ क्या संबंध है ब्रह्मांड में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके सिर में लगातार तकलीफ रहती है, आपके सिर में बांधना पड़ता है, लगातार टैबलेट खाते हैं और सिर दबाने की इच्छा, मालिश कराने की इच्छा बनी रहती है, आपको लगता है सिर में तकलीफ है, तो आप अपने कृतिका नक्षत्र को देखना। कृतिका नक्षत्र को देखोगे तो वहां पर कृतिका नक्षत्र का जो स्वामी सूर्य है, उसका कोई एंटी प्लेनेट, कोई दुश्मन प्लेनेट कृतिका नक्षत्र पर बैठा होगा, तो आपके सिर में तकलीफ बनी रहेगी। बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है, 27 नक्षत्रों के ऊपर जो ये प्लेनेट होते हैं, ये अपना प्रभाव डालते हैं। बच्चा गर्भ के अंदर है, आपका सिर टेढ़ा हो गया,
आपका सिर बड़ा हो गया, आपके 2 सिर हो गए, आपके सिर में गड्ढा हो गया, तो समझ लो कृतिका नक्षत्र खराब है। और कृतिका नक्षत्र के ऊपर कोई शुभ ग्रह बैठा होगा ना, तो आपकी खोपड़ी ऐसी हो जाएगी जैसे सेठ ही नहीं था 1 बिलियन, गोल। चाणक्य की जिद देखी होगी, सीरियल तो देखा होगा ना, एकदम गंजी, गोल मटोल, और आपका सिर में इतना ज्ञान भरा पड़ा रहेगा कि उसको निकाल निकाल के पागल हो जाओगे। आपके दिमाग में इतना ज्ञान आ जाएगा, अगर कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो। अगर उसी पे शनि बैठा होगा ना, तो आपके सिर में ना फोड़े, फुंसी, कैंसर, ट्यूमर जैसी बीमारी आ जाएगी। अभी हम क्या इलाज तो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे सिर में ट्यूमर है, ये ट्यूमर हुआ क्यों। क्या ज्योतिषी ने लिखा कि इसके सिर में ट्यूमर होगा? नहीं लिखा। आप देखें, आपके बाल झड़ गए सारे, बहुत जल्दी गंजे हो गए, आपका सिर यहां से चोट लगी, इधर से ठुक गया, इधर से ठुक गया, ये एक नक्षत्र खराब है आपका। रोहिणी नक्षत्र हमारे माथे का होता है, इसका माथे में बड़ी खूबसूरती होती है। आदमी का लैंडमार्क जो होता है ना, वो माथा होता है। आपने देखा होगा ना, लड़की देखने गए थे, पसंद आई, बोला हाँ मुझे तो उसका माथा पसंद आया, बड़ा खूबसूरत था। कैसा था? ऐश्वर्या राय जैसा था। कहता लड़की देखने गए, बोले हाँ गए थे। कैसी थी? कहता ऐसे लग रहा था जैसे माथे में ईंट लगी पड़ी है, यानी माथा बाहर निकला पड़ा है। क्या है? माथे की खूबसूरती, माथा खूबसूरत है, या माथा बाहर निकला पड़ा है, या माथा आपका करिश्मा कपूर जैसा, झोंपड़ी जैसा। आपने देखा माथा उसका? करिश्मा कपूर का माथा ऐसे है, झोंपड़ी सी है। उसकी फोटो ले लो, कभी अच्छी फोटो आएगी नहीं। और कितने लोग ऐसे होते हैं, देखने में उनकी शक्ल अच्छी नहीं होती, लेकिन फोटो लो तो बड़ी अच्छी फोटो आती है। स्क्रीन टेस्ट, माथे के अंदर चोट, एक्सीडेंट, फोड़े, फुंसी, यहां पर तकलीफ बनी रहना, ये रोहिणी नक्षत्र का है। अगर रोहिणी नक्षत्र पे कोई बुरा ग्रह घूम रहा होगा, तो समझ लो कि आप उसके माथे को देख के ऐसे कर लोगे, बड़ा बेकार माथा है, आज इसकी शक्ल देख ली, काम नहीं होगा। और अगर उसके माथे पे बृहस्पति बैठा होगा ना, तो ऐसा समझो जैसे ब्रह्मा कुमारियां, है ना, उनको देख के लगता है ये कोई साध्वी है ना। यानी जो लोग ध्यान में रहते हैं ना, या हरे रामा हरे कृष्णा वाले जो लोग ध्यान में बैठे रहते हैं, या योगी होते हैं, साधक होते हैं, उनके माथों को देखो तो माथा कितना खूबसूरत होता है, और उनके माथे के अंदर इंटेलिजेंसी होती है, और ऐसे लग जाता है ये कोई ज्ञानी है, कोई साधक है। आपने ट्रेन में देखा होगा, हवाई जहाज में देखा होगा, कई लोग मिल जाते हैं, क्योंकि वो ध्यान करते हैं और माथे के ऊपर, उत्तर नेत्र के ऊपर वो आपकी ऊर्जा आ जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। अगला नक्षत्र आता है आद्रा, मृगशिरा नक्षत्र आता है। ये होता है बहों का। अब कईयों की बहों तो इतनी खूबसूरत होती हैं कि कई स्त्रियों को बनवाने के लिए नाई के पास जाना ही नहीं पड़ता। और कईयों की ऐसी होती है कि कटवा कटवा के उनको पतली करती हैं। अभी करिश्मा कपूर की बहों देखी, इतनी है जैसे रावण परिवार की हो कहीं ना कहीं। एक हमारे वित्त मंत्री थे जसवंत सिंह, याद हो किसी को? उनकी बहू भी ऐसी थी, ऐसे लगता था जैसे रावण के छोटे भाई होंगे। मृगशिरा नक्षत्र, यानी आपकी खूबसूरती इन बहों के ऊपर होती है। कई स्त्री पसंदी इस वजह से आ जाती हैं, बहों बहुत खूबसूरत है, आंखें बहुत खूबसूरत है। और कईयों की बहों ऐसी होती हैं, उनको देखते ही ऐसे लगता है कि गोली ना मार दे कहीं, फूलन देवी जैसी। आद्रा नक्षत्र होता है आंखों का। जब आप पैदा हुए उस समय आद्रा नक्षत्र के ऊपर अगर खूबसूरत ग्रह बैठा होगा ना, तो आपकी आंखें इतनी प्यारी होंगी
उस बच्चे को गोदी में बैठा करके ना खिलाने की इच्छा होगी, है ना। और अगर उसके ऊपर बुरे ग्रह बैठे होंगे ना, तो एक आंख इधर एक इधर, या वो उनका विजन ठीक नहीं होगा, तिरछी होंगी, बहंगी होंगी, या बहुत अंदर घुसी होंगी, या बहुत ज्यादा बाहर निकली होंगी। आंखों की जो खूबसूरती होती है ना, ये बहुत मायने रखती है। ये आर्द्रा नक्षत्र है, और अगर इसके ऊपर कहीं गुरु बैठा हो, शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, तो क्या मजा आता है। उस आदमी से बात करके इतना अच्छा लगेगा कि वाह कितना ज्ञानी आदमी है, इनकी आंखों में इतना तेज है कि उसको देख नहीं सकते। अगर यहां बुरा ग्रह बैठा है और हम बता देते हैं कि आपकी आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर दृष्टि युति बुरा प्रभाव है, तो आपकी आंख पर प्रभाव आएगा। या तो आपका चश्मा लगेगा, एक आंख खराब हो सकती है आपकी, या दोनों आंख खराब हो सकती हैं, या दोनों आंखों के ऊपर चारों चरण अगर बुरी तरीके से पीड़ित हो गए बाकी ग्रहों के माध्यम से, तो आपकी आंखें भी जा सकती हैं, आपको तकलीफ भी हो सकती है। पुनर्वसु नक्षत्र, यह भी बड़ा कमाल का नक्षत्र है। यह पुनर्वसु नक्षत्र नाक का होता है, और चेहरे की पूरी खूबसूरती नाक के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी की नाक यहां से बैठी हो, है ना, तो उसको फिल्मों में रिजेक्शन मिल जाती है। ममताज को फिल्में इसलिए नहीं मिलती थी, उसकी नाक यहां से बैठी हुई थी और ऐसे उठी हुई थी, और बाद में वही नाक फिर लोगों को पसंद आई। नाक सीधी होगी, लंबी होगी, छोटी होगी, ऐसे उठी होगी, या मुलायम सिंह यादव की तरह तोते जैसी होगी, अखिलेश जैसी। उनकी बिल्कुल लंबी है। ये नक्षत्र आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है। नाक के स्टाइल को देख करके बता सकता है व्यक्ति हिंसक है, ये किसी की हत्या करने वाला है, जेल जाएगा, ये स्त्री बहुत सतोगुणी है आत्मा की, इसकी दिव्य आत्मा है, ये बहुत ही अच्छी है, नाक से पता चलेगा। अगर इस नक्षत्र के ऊपर बहुत अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, तो आपकी नाक को देख करके हम बता देते हैं कि यह स्त्री विधवा है, स्त्री का वैवाहिक जीवन टूटा हुआ है, यह स्त्री किसी की हत्या कर सकती है, या ये हिंसक है, या ये आदमी हिंसक है, कुछ भी है, नाक से पता चलेगा आपको। अब यहां आपको रिसर्च करने की जरूरत है। ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये सारी रिसर्च के पॉइंट है। अब ऐसा क्यों हो गया? आखिर भगवान ने क्यों बनाया पुनर्वसु नक्षत्र? और ये नक्षत्र, इसके ऊपर ग्रहों का इतना प्रभाव डाल दिया कि आप नाक देख करके बता सकते हो। जिसकी बादाम की जो गिरी होती है ना, अगर इस तरीके से ये नथुने होंगे और नाक लंबी होगी इंदिरा गांधी जैसी, तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा। और जिसकी नाक में सीधे सीधी उंगली डाल दो ऐसे, है ना, अगर उसमें सीधी ऐसे उंगली चली जाए और सामने से दिखे दोनों छेद, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार यह है कि अंदर से सांस लेने की क्षमता ज्यादा है, क्रोध ज्यादा आता है, और वो क्रोध के कारण वो हवा को बाहर निकालने की कोशिश करती है, इसलिए नथुने चौड़े कर दिए। और ज्यादा नथुने चौड़े होने का मतलब है कि अंदर से क्रोध की मात्रा बहुत वेग के साथ आ रही है। और नथुने अगर छोटे छोटे कर दिए मौसमी चटर्जी जैसे, तो बड़ी मुश्किल होगी फिर, क्योंकि वो क्रोध अंदर ही अंदर रहेगा। तो इस वजह से पुनर्वसु नक्षत्र के ऊपर अगर काटने वाले ग्रह मंगल केतु का प्रभाव आ जाए, तो नाक कटेगी आपकी, चोट लगेगी। इस पे अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप हमेशा पहचाने जाओगे अपनी नाक के कारण। या वो है ना वो लड़की, वो नकचड़ी सी, वो है ना वो आदमी है ना नकचड़ा सा, नकटा सा, है ना, वो नाक के ऊपर आप ना कहीं कमेंट मारते हो, वो ग्रहों के कारण होता है। और अगर किसी का गलती से शनि बैठा हुआ होगा ना, तो फिर वो नाक का स्टाइल, आंखों का स्टाइल, ये सब बेकार हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र ये होता है होठों का। अब ये भी हमारी खूबसूरती के कारक हैं, होठ भी।
अगर कईयों का होठ ये या ये अनबैलेंस हो जाए, और ये अनबैलेंस तब होते हैं जब इनके ऊपर बुरे ग्रह बैठे हो, राहु बैठा, शनि बैठा, तो होठों की सिमेट्री सही नहीं बैठेगी। इनके 4 चरण होते हैं, 2 चरण नीचे वाले, 2 ऊपर वाले। अगर होठों के ऊपर बुरे ग्रह बैठ गए तो आपके होठ ऐसे लटकेंगे जैसे ऊंट का लटकता है नीचे को। और अगर ऊपर कोई ग्रह ऐसा बैठ गया, ऊपर का होठ पतला हो गया गलती से, तो उस पर लिपस्टिक लगती नहीं। अब लिपस्टिक लगेगी नहीं, लगा ली तो दांतों पे लगेगी। आपने देखा है कई स्त्रियों को दांतों पे लिपस्टिक लगी रहती है, उनको पता ही नहीं चलता कि वो दांतों पे लिपस्टिक लगा रखी है। तो वो ये पता चल जाता है कि आपका जो ऊपर का होठ है या नीचे का होठ है कि इधर से कटेगा या इधर से कटेगा, इधर से कटेगा, इधर से कटेगा। ज्योतिषी लिखता है कि इसका नीचे वाला होठ राइट साइड से कटेगा, इसका ऊपर वाला होठ लेफ्ट साइड से कटेगा। वो हम इसलिए लिख देते हैं कि हमें यह पता होता है कि 4 चरणों में से कौन से चरण के ऊपर कौन सा ग्रह का मूवमेंट चल रहा है। आश्लेषा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र जो होता है ये हमारी इसका कानों का होता है। कान आपके अगर बड़े हैं, इन पे शुभ ग्रह बैठे हो तो कान बड़े होंगे, और जिसके कान बड़े होंगे वो बहुत इंटेलिजेंट होगा अपने आप ही स्वतः। कारण कि कानों के बड़े होने से अंतरिक्ष से शब्दों को लाने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। और जब आपको अंतरिक्ष से शब्दों को लाने की और योग की, मेडिटेशन की क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आपके पास ज्ञान आएगा। अभी मेरा शिष्य उसने बोला था, अभी क्या नाम है, राजीव रंजन ने, उसने ये नहीं बताया कि मैं गुरुजी का शिष्य हूं। उसने बोला आदरणीय रावत जी, है ना, ऐसे बोल के, ये नहीं कहा कि मैं गुरुजी का शिष्य हूं। राजीव रंजन अभी बोल के गया था, कहता कानों में कुंडल डाल लो तो हार्ट अटैक नहीं होता, ऐसा नहीं होता। स्त्रियों के कानों में ये चीज इसलिए डाली जाती है कि उनका जो ऑरा है ना वो बढ़ाया जाता है। अगर आप यहां पर कोई चीज लटका लोगे ना तो आपकी सुनने की क्षमता, सोचने की क्षमता, ये सब चीजें बढ़ती हैं। अगर आप ऐसे कर लो अपने कानों को, सारे लोग ऐसे कानों को करो, अपने को ऐसे लगाओ, सब ऐसे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ऐसे लगाओ अपने कानों के, और फिर मेरी स्पीच को सुनो कि आवाज बढ़ी कि नहीं बढ़ी। बढ़ गई। और जब हमें सुनाई नहीं देता हम बोलते हैं बोलो जोर से, ऐसे करते हैं। इसका मतलब आपने अपने कान का एंटीना बढ़ा लिया। आप अगर धातु डालोगे यहां पे धातु डालोगे तो इन धातुओं के अंदर जो सुचालक क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। क्या होती है? एंटीना का काम करते हैं ये सब। और स्त्री का विद्वान होना बहुत जरूरी है। भगवान ने, नेचर ने स्त्री प्रजाति को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया है 84 लाख योनियों में। ये मत सोचना मैं आपकी चापलूसी कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि नेचुरल बनाया है। क्या है? शेरनी भी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, घोड़ी भी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, हथनी भी इंटेलिजेंट होती है, बाघिन भी इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि उनको घर चलाना है, उनको बच्चे पालने हैं, वो बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं। आज अगर हमारी माँ हमें ये सब चीजें ना सिखाती तो हमें क्या पिता थोड़ी सिखाते? पिता तो कान पे देने वाले थे खींच करके। पुरुष के अंदर पुरुष ग्रह हैं, बृहस्पति, सूर्य और मंगल, ये विल पावर वाले हैं। क्या है? ताकत है इनमें। और स्त्री ग्रह ममता वाले। इसलिए स्त्री के कानों में ऋषियों ने इसलिए डाला, यहां पे डालने का कारण यह है कि आपकी सूंघने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सब्जी बासी हो गई है और आपने ऐसे किया, बेकार हो गई है, तो बेकार है, हटाओ इसको। और अगर आपके ऊपर ये नहीं लगे होंगे ना तो आपको दिक्कत आएगी। आज विदेशी महिलाएं, ध्यान से सुनना,
विदेशी महिलाएं नहीं पहनती है। उनको और इंडियन महिलाओं को कंपैरिजन करके देख लो संस्कारों के अंदर। इंडियन हमारी महिलाएं उनसे लाख गुना ऊपर हैं। उनमें तो बहुत ज्यादा डफरपन होता है क्योंकि हम कुंडलियां उनकी देखते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने हर चीज का एक वैज्ञानिक रहस्य यहां पर रखने की कोशिश की थी। हमारा ज्येष्ठा नक्षत्र ये हमारी ठोड़ी को रिप्रेजेंट करता है। इसको ठोड़ी लंबी है, छोटी है, अंदर घुसी हुई है, उसकी खूबसूरती के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम कितना हो गया? मुझे लगता है अभी कितनी देर होगी बोलते हो? आधा घंटा हो गया। ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं अनमोल तो है, लेकिन बोलने वाले और भी वक्ता हैं। अभी 2 वक्ता और बैठे हुए हैं अभी। हमारा पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र होता है वो हमारे सीधे हाथ को रिप्रेजेंट करता है। राइट हैंड यहां से कटेगा, यहां से कटेगा, यहां से कटेगा, यहां से कटेगा। हाथ कहीं से भी कट सकता है। और कितने लोग हाथ कटा बैठे होते हैं। लोगों को यह समझ नहीं आता, ज्योतिषी लिख देता है कि इसका एक हाथ कट जाएगा। उस नक्षत्र के ऊपर अगर बुरे ग्रह बैठे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड जाएगा या राइट हैंड जाएगा, ये हम पहले से लिख देते हैं। हमारा बैक का नक्षत्र ये पीठ को हमारी को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से हमारे 27 नक्षत्र हैं। विशाखा नक्षत्र हार्ट को, अनुराधा नक्षत्र हमारे उदर को, लीवर को, धनिष्ठा नक्षत्र गुदा को, गुदा में बहुत सारे रोग होते हैं। ऐसे ही हमारी जो जांघें हैं इनको सतविसा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रिप्रेजेंट करते हैं। पेडलियों को उत्तरा भाद्रपद रिप्रेजेंट करता है। और जो टखने होते हैं जो नीचे से यहां से कटता है हमारा पैर, उसको रेवती नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। 2 नक्षत्र लास्ट के अश्विनी और भरणी। अश्विनी नक्षत्र यहां से और भरणी नक्षत्र नीचे से। भरणी नक्षत्र जो होता है वो पैरों की बिवाई, पैरों का फटना होता है। लोग बोलते हैं ना बिवाई जाके पैर ना पड़ी, बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो अगर भरणी नक्षत्र के ऊपर बुरे ग्रह बैठे तो आपके पैरों में बिवाई पड़ती रहेंगी, आपको तकलीफ आती रहेगी। अब बीच में जो चीजें रह गई हैं ना, वो मेरी किताब है फलित ज्योतिष उसको मंगा लेना। और साथ में मेरे YouTube के ऊपर ये वीडियो पड़े हैं। घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हो तो वो भी आप मंगा सकते हो। इसमें पूरा रिसर्च का डिटेल्स है। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इच्छा तो थी कि मैं इनको और ज़्यादा एलोबरेट करता और अच्छे से इनको डिस्क्राइब करता। और मेरी इच्छा ये थी कि मैं अभी जो गोचर में जो नक्षत्र का फलादेश जो मैं देता हूं वो मैं आपको सिखाऊं। लेकिन ज्योति जी बड़ी भाग्यशाली हैं। अब इन्होंने जल्दी 6 महीने में फिर एक सम्मेलन रख लेना, फिर बताऊंगा मैं। ज्योति जी आपको बहुत बहुत बधाई। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं, वैसे शब्द तो मेरे पास बहुत होते हैं, ये तो कहने वाली बात है। शब्द तो बहुत है, पर मैं यही कह सकता हूं कि रियली आप एक रोल मॉडल हैं और बहुत हिम्मत वाली हैं। मेरे एक आवाज के ऊपर मैंने कहा था, मैं ज्योति जी काफी दिन से प्रोग्राम नहीं किया आपने, मैं आपके प्रोग्राम तो बड़े हिट होते हैं, बोले सर लो अभी डिक्लेयर कर देती हूँ। तो ऐसी वीरांगना और ऐसी विदुषी हमारे पास हैं और ऐसी विदुषी बैठी हुई हैं, तो ये देश उन्नति जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।